क्या यहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर है? जबरिया ने मोटल के कमरे में कदम रखते हुए बिस्तर की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, और मैं यहाँ सोने वाला हूँ, फैजान ने मुस्कुराते हुए बिस्तर पर छलांग लगाते हुए जवाब दिया। ये कैसी मजाक है, मैं कहाँ सोऊंगी? जबरिया ने परेशान होकर पूछा। जबरिया, तुम जानती हो कि मैं पूरे दिन गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी कमर दुख रही है। मुझे कल सुबह फिर से गाड़ी चलानी है, प्लीज मेरी मदद करो, फैजान ने विनती की। ठीक है, बिस्तर के एक तरफ खिसको, मैं दूसरी तरफ ले लेती हूँ, जबरिया ने कहा और बिस्तर के दूसरे कोने में जगह बना ली। जबरिया अपनी तरफ मुंह फेर कर लेट गई। कमरे में सन्नाटा था और दोनों अनजान माहौल में सोने की कोशिश में जाग रहे थे। क्या तुम सो गए? जबरिया ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, फैजान ने बिस्तर पर लेटे हुए जवाब दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने फिर जोर देकर कहा। कौन सा सवाल? फैजान ने स्पष्टता के लिए पूछा। अगर मैं तुम्हारे पापा को तलाक दे दूं, तो क्या तुम रिक्जा को अपनी सौतेली बहन मानोगे? जबरिया ने अपना सवाल दोहराया। मैं जवाब देने से पहले कुछ पूछ सकता हूँ? फैजान ने उसकी बात को टालते हुए पूछा। पूछो, जबरिया ने कहा और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। क्या तुमने कभी किसी असली आदमी से बात की है? फैजान ने थोड़ी देर रुककर पूछा। असली आदमी? तुम्हारा मतलब क्या है? जबरिया ने सवाल किया। मेरा मतलब किसी जवान आदमी से है। क्या तुमने कभी किसी जवान आदमी के साथ दोस्ती या रिश्ते में रहकर बातचीत की है? फैजान ने जल्दी से स्पष्ट किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी औरत हूँ जो इस तरह के रिश्ते रखेगी? जबरिया ने पलटकर जवाब दिया। तुम मुझे गलत समझ रही हो। जब मैं रिक्जा के साथ पढ़ाई करता था, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पहले पति 50 साल के थे, तुमसे 25 साल बड़े, और अब तुमने मेरे पापा से शादी की है, जो तुमसे 20 साल बड़े हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें अपने पतियों के लिए सच में कोई एहसास होता है, या यह सिर्फ पैसों के लिए है? फैजान ने अपनी बात रखी। क्या तुम यह सवाल इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा को तलाक देने की बात की? जबरिया ने सीधा जवाब न देकर पलटकर पूछा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है, फैजान ने जोर दिया। तुम्हें क्या लगता है, बताओ? जबरिया ने सवाल टाल दिया। मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुमने कभी अपने बारे में सोचा है या नहीं। जब मैं रिक्जा के साथ पढ़ाई करता था, मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत करती हो एक अच्छी माँ और पत्नी बनने के लिए, यहाँ तक कि अब भी तुम्हारा मकसद बस माँ या पत्नी बनकर रहना है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम क्या चाहती हो? फैजान ने पूछा। इस बार जबरिया बिस्तर पर उठकर बैठ गई, उसकी बातों से स्पष्ट रूप से प्रभावित। क्या मैं सच में कभी अपने बारे में नहीं सोचती? उसने फैजान से पूछा। बस कल्पना करो एक पल के लिए, खुद को माँ या पत्नी मत समझो, खुद से पूछो कि तुम कौन हो, फैजान ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, जबरिया ने कहा, अपनी आंखें बंद करके कल्पना करने लगी। उसी पल फैजान उसकी ओर झुका और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ पल के लिए जबरिया इतनी चौंक गई कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाई, लेकिन फिर उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। फैजान ने उसे अचानक छोड़ दिया। जबरिया बिस्तर पर जड़वत बैठी रही, वह चुप थी, जैसे सुन हो गई हो। फैजान कमरे में इधर उधर टहल रहा था, झुंझलाया और पछतावे से भरा। मुझे माफ कर दो, उसने बुदबुदाते हुए कहा और मेज पर हाथ पटक दिया, जिससे उसका हाथ घायल हो गया। मेरा इरादा तुम्हें किस करने का नहीं था, उसने कहा और अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए कमरे से बाहर निकलकर पार्किंग में अपनी कार में बैठ गया। सुबह हुई और पास के पेड़ों में पक्षियों की चहचहाहट ने नए दिन का संकेत दिया। फैजान, जो अभी हाल ही में कार में सोया था, खिड़की पर दस्तक से जागा।
उसने आंखें खोली तो देखा कि जबरिया बाहर खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला और जबरिया अंदर बैठ गई। फैजान ने दरवाजा अनलॉक किया और जबरिया बिना कुछ कहे कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर उलझन और बीती रात की घटनाओं का गहरा असर साफ झलक रहा था। फैजान ने कार स्टार्ट की, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से उसके पिता आमिर की आवाज आई। मैं वापस आ रहा हूँ, फैजान ने मायूस होकर कहा। क्यों, तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? आमिर ने गुस्से से पूछा। पापा, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। यह माँ बेटे वाला रिश्ता मेरे बस का नहीं है, फैजान ने झुंझलाकर जवाब दिया। घर मत आना, तुम्हें पता है मैंने तुमसे क्या कहा था? आमिर ने गुस्से से चिल्लाकर फोन काट दिया। फैजान ने गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। उसका घायल हाथ दर्द से धड़क रहा था। कितने समय से ऐसा महसूस कर रहे हो? जबरिया ने अचानक पूछा। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। फैजान ने उसका सवाल टालने के लिए कार की गति बढ़ा दी। तुम्हारा हाथ खून बहा रहा है, जबरिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसके बार बार कहने पर फैजान ने कार को किनारे रोका। जबरिया ने अपने बड़े पर्स में से एक पट्टी निकाली और उसके घायल हाथ को पकड़कर पट्टी लगाने लगी। फैजान ने मना करने की कोशिश की, लेकिन जबरिया ने उसकी एक न सुनी। क्या यही वजह है कि तुम मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए? जबरिया ने उसकी चोट पर पट्टी बांधते हुए पूछा। फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें कार चलाने नहीं दूंगी जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, जबरिया ने सख्ती से कहा। तुम मेरे लिए चीजें और मुश्किल बना रही हो, फैजान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जो भी हो, चाहे मैं तुम्हारे पापा को तलाक दे भी दूं, रिक्जा हमेशा मेरी बहन रहेगी। मुझे उम्मीद है यह तुम्हारे सवाल का जवाब देता है, फैजान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपनी बात जारी रखी। सच कहूँ तो मैंने कभी रिक्जा से प्यार नहीं किया। जब से मैंने तुम्हें स्कूल में पहली बार देखा था, मैं तुम्हारी ओर खिंच गया था। रिक्जा तो सिर्फ एक बहाना थी तुम्हारे करीब आने का। मुझे पता है तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता था। तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ इतने रूखे क्यों रहते थे? जबरिया ने हैरानी से पूछा। जब तुमने मेरे पापा से शादी की तो मैं बुरी तरह टूट गया। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ। मैं कैसे बता सकता था जब तुम मेरी सौतेली माँ हो? फैजान ने अपनी भावनाएं उजागर की। जबरिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आदमी अचानक कार की पिछली सीट में बैठ गया और उन पर पिस्तौल तान दी। गाड़ी चलाओ, उसने बंदूक का निशाना फैजान पर लगाते हुए आदेश दिया।